Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Fundamental Rights, and under this chapter we were doing in the previous class right to freedom of religion. Right to freedom of religion. And in the previous class we have discussed how important this right to freedom of religion is today in a democratic country, because this is the right which people were deprived of in the monarchical system. We have experienced, we know all these things. ऐसा होता था कि जो राजा होता था, जो एम्परर होता था या किंग है, मोनार्क है, विच एवर रिलीजन को वो बिलोंग करता था, वो उस रिलीजन के लोगों के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता था. बाकी अदर रिलीजन के लोगों के साथ काफ़ी, मतलब जिसको हम कह सकते परसिक्यूशन तक होता था और फोर्सफुली उनको कन्वर्ट भी किया जाता था. तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि ये जो राइट है वो हमको फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप देता है. वी आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन we are free to follow any religion. We are free to practice any religion. We can profess the religion, we can propagate the religion. तो ये सारे राइट्स हमें आज का मोस्टली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें ये राइट लोगों को दिया गया है, और हमारा कंट्री भी ये राइट हमें देता है फ्रीडम टू फेथ एंड वर्शिप, कि हम किसी भी धर्म में अपनी मर्जी से बिलीव कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं. प्रोफेस करना, उसके बारे में उसका प्रचार करना, उसके बारे में लोगों को बताना, प्रोपोगेट कर सकते हैं कि लोगों को अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं. ये सारे राइट्स हमें दिए गए हैं. लेकिन इसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल्सो कि ये जो राइट है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमको अपने रिलीजन को मानने का फ्रीडम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर रिलीजन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहा जा सकता है अनजस्ट है, डिस्क्रिमिनेटरी है, पब्लिक हेल्थ के लिए या मोरालिटी के पर्पज से वो गलत हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट. और इसी में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सती प्रैक्टिस को बैन किया गया, ख़त्म किया गया हमारी कंट्री में. देन बच्चों की भी बलि दी जाती थी, चाइल्ड सेक्रीफाइस का भी सिस्टम था, उसको पूरी तरह से एंड किया गया. फिर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को एंड किया गया. तो इस तरह से ये ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हर धर्म के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि धर्म जो है वो इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया. अगर भगवान बनाए होते तो वो सबके लिए एक जैसा होता. बट ये जितने भी धर्म की बातें हम करते हैं वो सारा इंसान ने ही बनाया है, और इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट ये हमेशा से रहा है. चाहे हम किसी भी धर्म को देख लें, उस हर धर्म में जो अगर फीमेल की जो कंडीशन है उसको एक तरह से धर्म को जो यूज़ किया गया है औरतों को डोमिनेट करने के लिए. तो इस तरह की चीज़ें, जैसे कल ही हमने डिस्कस किया था जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी की, उसमें जैसे कि ट्रिपल तलाक को एंड किया गया. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस मामले में गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर कर सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दिस राइट टू द गवर्नमेंट दैट इट कैन चेंज, इट कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इफ ओनली फॉर द पॉजिटिव पर्पस. ये नहीं कि वो किसी और पर्पस से नहीं इंटरफेयर करेगी,
वो पॉजिटिव पर्पस से इंटरफेयर करेगी। अगर उस धर्म के कारण, धर्म के कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है जिसके कारण किसी पर्टिकुलर क्लास का, ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। ये हमारा सेक्युलरिज्म है, ये इंडियन सेक्युलरिज्म है। और इसमें हमने ये भी देखा था कि इस तरह का जब भी इंटरफेरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस इंटरफेरेंस के कारण कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। क्योंकि कोई भी जो रिलीजन है और उस रिलीजन के जो इंटरप्रेटर हैं, हम कह सकते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके रिलीजियस मैटर में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये उनका रिलीजियस मैटर है। तो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी आती है और ये चीज़ें आसान नहीं होती है। अगर हम लोग पीछे से ही देखें, जैसे सती प्रैक्टिस को ही जब बंद किया गया, तो क्या ये आसान था उस समय के सोसाइटी में उसको बंद करना? बहुत बड़ी बात थी। आज भी हम देखते हैं कि और भी चीज़ों में जब भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है तो उसका विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसके धर्म के मामले में सरकार क्यों इंटरफेयर करे। ये हमारा धर्म का मामला है। लेकिन अगर धर्म के मामले में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि किसी के साथ, जिसके कारण किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम लोग हमें समझना होगा कि ये इस कारण से इसमें कंट्रोवर्सी आती है। जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसमें इस कारण से कंट्रोवर्सी आती है। सो व्हाट वी फाइंड कि दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्रिएट्स कंट्रोवर्सी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। एक तो हमने ये डिस्कस किया कि वो क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ और मॉरलिटी और ऑर्डर, तो उसमें तो कंट्रोवर्सी आता ही है। एक और भी रीज़न है जिसके कारण कंट्रोवर्सी आता है, और वो ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू प्रोपोगेट, है ना। हम अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, हम उसका प्रचार कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं कि हमारे रिलीजन में ये अच्छी बातें हैं, हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोपोगेट तक नहीं है, इस प्रोपोगेशन के अंदर हमारा ये भी राइट आ जाता है कि हम लोगों को, अदर पीपल्स को हम परसुएट कर सकते हैं, ताकि वो अपने जिस रिलीजन के वो हैं उससे वो कन्वर्ट होकर हमारे रिलीजन में आ जाए। परसुएट करना मतलब उनको तैयार करना। इट्स नॉट कि फोर्सिबली हम किसी को कंपेल कर सकते हैं कि आपको अपना रिलीजन बदल के हमारे रिलीजन को मानना होगा, ये नहीं है। हम परसुएट कर सकते हैं, प्रोपोगेट करेंगे, परसुएट करेंगे। प्रोपोगेट करेंगे मतलब अपने धर्म के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं धर्म की, वो हम लोगों को बताएंगे, और हम लोगों को, किसी को भी हम इस बात के लिए तैयार करेंगे, मनवाएंगे कि आप अपना धर्म बदल लीजिए। तो ये जो राइट है ना, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, राइट टू प्रोपोगेट, इसी राइट टू प्रोपोगेट के अंदर ही हमारा ये आता है कि हमारा ये भी राइट है कि हम लोगों को परसुएट करके उनका धर्म बदलवा दें, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन वाली चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और इसमें कई बार जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही टेंस्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो कन्वर्जन किया जा रहा है उसमें किसी को इंटिमिडेट करके धमकी दिया जा रहा है, धमकी दे करके उसको धर्म बदलाया जा रहा है, या किसी तरह का उसको प्रलोभन, इंड्यूसमेंट दिया जा रहा है, उसको लालच दिया जा रहा है, और इस तरह से सपोज कोई पुअर है तो जो पुअर है उनको किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट दे करके धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं, और ये सोसाइटी में हमारे कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। और ख़ास करके आज के समय में अगर हम लोग देखें तो ये एक काफ़ी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की आज हो गई है। लव जिहाद जैसी चीज़ें जो हैं वो बहुत मतलब इस तरह की चीज़ें
आम बोलचाल में हम लोग इनको यूज़ करने लगे हैं। तो ये एक हमारे सोसाइटी का एक कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कन्वर्जन जो होता है, जो कन्वर्ट करते हैं वो भी कभी पर्पसफुली करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। जो भी एलिगेशन लगते हैं वो उस एलिगेशंस में कई बार सच्चाई भी होती है। कई बार पैसे का लालच दे करके या किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करके गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसको हम बहुत ज़्यादा तूल देने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम कहेंगे कि इतनी डाइवर्सिटी है, जहाँ पे इतने डिफरेंट रिलीजन के लोग मौजूद हैं, तो ये होना मतलब काफ़ी नेचुरल। और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट दे रहा है कि हम राइट टू प्रोपोगेट, हमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हम अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, हम लोगों को परसुएड कर सकते हैं, तो अब उसमें उसको डिस्क्रिमिनेट करना बीच में कि परसुएशन कैसा था, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा जो 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 इतने सारे फैक्टर्स साथ में काम करते हैं कि इसमें आप क्लियर कट कभी भी, हम जिस सब्जेक्ट में हैं उसमें 2 दूनी 4 कभी नहीं होती है। इट्स नॉट मैथ और साइंस कि हम मैटर को पढ़ रहे हैं कि उसका इससे रिएक्शन होगा तो वही आंसर आना है, वही प्रोड्यूस होना है ना। हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारा विषय वस्तु है, जिसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो इंसान है। और इंसान के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसे में किसी भी क्लियर कट कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कंट्रोवर्सीज अराइज होते हैं। तो ये होना नेचुरल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा रहेंगी, इसका कभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये कभी भी ख़त्म होने जा रहा है। ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, कभी इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, कभी इंटेंसिटी घटेगी, बट जब तक, एज लॉन्ग एज इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, एज लॉन्ग एज इंडिया मेंटेन्स इट्स डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, जब तक ये अपनी डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन को मेंटेन किया हुआ है और सेक्युलरिज्म है, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। बिकॉज हमारा कंट्री ही ऐसा है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इसमें इस तरह की चीज़ें होना मतलब काफ़ी नेचुरल है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट जो इसी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर जो लास्ट हमारा सेगमेंट है वो है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है। जितने भी रिलीजन है उन सबको इक्वालिटी। इसका ये मतलब है कि फिर से हम वही बात बनाएंगे कि हमारी कंट्री जो है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। और ऐसा है कि जो भी पूरी दुनिया में जो 8 प्रोमिनेंट रिलीजन है, वो सारे रिलीजन के फॉलोअर्स जो हैं वो हमारी कंट्री में मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली कंट्री बहुत कम होती हैं। तो ये हमारी कंट्री का एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि न सिर्फ हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, बल्कि वी हैव मेंटेन्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के साथ हमने यूनिटी को भी अपनी कायम रखा है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस सेक्युलर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसको अडॉप्ट किया गया, क्योंकि जहाँ पर इतने सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं उस जगह में अगर ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होता, अगर ये इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन नहीं होता, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता, वहाँ पर एक तरह का जिसको हम कहेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म, जो ग्रुप मेजॉरिटी वाली है, जिस ग्रुप की रिलीजन मेजॉरिटी में है, उसका दबदबा हो जाता और वो फिर डेमोक्रेसी नहीं रह जाती, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं रह जाती। अगर हमें अपनी कंट्री में ट्रू डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना था तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिले, और जो हमारी जो स्टेट है, दैट स्टेट शुड सी ऑल द रिलीजन with
इक्वल आई, है ना, सेम, सब सारे रिलीजन स्टेट के लिए सेम है। स्टेट किसी भी रिलीजन के साथ किसी भी तरह की कोई जिसको हम कहेंगे कि प्रायोरिटी वाली ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है। अगर इफ़ यू रिमेंबर, इस तरह का एक हमने पढ़ा था श्रीलंका में, जब क्लास 10th के जो जब जहाँ पर फेडरलिज्म था, उसमें हमने श्रीलंका को डिस्कस किया था। और अगर आपको याद होगा तो श्रीलंका में क्या किया गया था, मेजॉरिटेरियनिज्म को लाया गया था। मेजॉरिटेरियनिज्म जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जो मेजॉरिटी ग्रुप है उसको ही ये बना दो, उसका ही दबदबा ऑफिशियली कर दिया गया था। और इसके कारण वहाँ पर क्या हुआ, इसके कारण वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट होता है, जो LTTE की प्रॉब्लम्स आती है, ये सब हमने डिस्कस किया था, वो 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। और जब सेक्युलरिज्म को हम नहीं अडॉप्ट करेंगे तो वही कंडीशन में कंट्री चला जाता, और जब उस कंडीशन में कंट्री चली जाएगी तो वहाँ पर पीस नहीं होगा, सिविल वॉर होगा, और वहाँ पर हर तरह का जो प्रॉब्लम्स जिसको हम कहेंगे वो अराइज करेगी। तो उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट माना कि सारे रिलीजन को इक्वल माना जाए। इसका ये मतलब है कि हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ऑफिशियली हमारी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। और जैसे किसी भी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस होती है, लाइक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जज या कोई भी पब्लिक पोस्ट जो निकलते हैं, जो भी जिनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए कहीं भी आप क्वालिफिकेशन में ये नहीं देखेंगे कि आपको हिंदू होना या किसी भी धर्म की जिक्र नहीं होती है। हाँ, धर्म आपसे पूछा जाता है, जब भी हम फॉर्म फिलअप इस तरह के करते हैं तो धर्म के बारे में जानकारी ली जाती है, बट दैट इज़ फॉर अनदर रीज़न। वो डेटा कलेक्शन होता है किस मतलब वही माइनॉरिटीज़ वाली जो प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए, दैट इज़ अनदर मैटर। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन में ये कभी भी नहीं आएगा कि आपको हिंदू होना होगा या क्रिश्चियन होना होगा या मुस्लिम होना होगा। ये क्वालिफिकेशन कभी रहता ही नहीं है, धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये है हमारा कि स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। स्टेट जो है वो रिलीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन, है ना। यही हमारे इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक ये भी मतलब है कि स्टेट जो है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन। कोई भी पोस्ट पे जाने के लिए, किसी भी पोस्ट पे, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर भी जाने के लिए आपको रिलीजन कभी भी आपके रास्ते का जो जिसको कहेंगे ऑब्स्ट्रक्शन कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन में हमारे है ही नहीं, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह का रिलीजन के बेसिस पे लोगों के बीच में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में। सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, इसमें धर्म कहीं भी रास्ते में नहीं आता है। तो ये जो है चीज़ें, ये बहुत ही हमारी डेमोक्रेसी को रियल बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से जो स्टेट की जो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनमें कभी भी स्टेट की तरफ से कोई भी रिलीजन की पढ़ाई नहीं होगी, है ना। रिलीजियस एजुकेशन किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस एजुकेशन नहीं इम्पार्ट की जाएगी स्टूडेंट्स को, ठीक है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को फेवर भी नहीं किया जाएगा, ये भी इट इज़ ऑल्सो रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह का ये जो सारे प्रोविजंस है इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, हमने जितने भी प्रोविजंस देखे, दोज ऑल द प्रोविजंस आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द सेक्युलर नेचर ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री तभी सेक्युलर रहेगी जबकि ये सारे राइट्स जिसको हमने डिस्कस किया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, वो हमें मिले। और इसमें हमने, आई टोल्ड यू ना कि in the actual syllabus you have this chapter secularism in second book, but now it is deleted, but you must have the basic idea। जैसे जो बेसिक आइडिया है वो यही है सेकुलरिज्म का कि हर रिलीजन को इक्वल माना जाता है, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता है रिलीजन में।
है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है क्या हम देखते हैं कि स्टेट का इंटरफेरेंस होता है रिलीजन में। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स, और वो एकदम टाइट जिसको कह देंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं एंड किसी भी तरह का दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होता है रिलीजन और पॉलिटिक्स में इन वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन जब हम इंडियन सेकुलरिज्म को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होती है कि जो स्टेट होती है वो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर्स में, जो कि हमने डिस्कस किया है। कब करेगी? अगर उस रिलीजन के कोई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिसके कारण इंजस्टिस हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पब्लिक हेल्थ या मोरालिटी के अगेंस्ट है, ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, तो स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वी हैव कंप्लीटेड दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसके बाद एक हमारा जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है और वो राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। दिस इज कल्चरल cultural and educational rights. This cultural and educational right, it is also connected with the diverse nature of our country. We are a diverse country, people belonging to different religion, culture and language lives together. And here you must understand that this diversity is not a weakness of our society. कभी भी इसको वीकनेस नहीं समझना चाहिए कि इतनी डाइवर्सिटी है तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डाइवर्सिटी का नहीं होना, इसका व्हाट डज इट मीन? अगर डाइवर्सिटी नहीं है सोसाइटी में, सपोज डाइवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो एक तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो काफ़ी मोनोटोनस टाइप ऑफ सिचुएशन होगी। और इसका ये मतलब भी होता है कि अगर इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर कि नेचुरली सब कुछ डाइवर्स है, हमारा फिजिकल अगर फिजिकल फीचर्स को देखें अपनी कंट्री को तो वो भी डाइवर्स है, अपनी कंट्री के जिस तरह का रिलीजन और कल्चर को देखें तो वहाँ भी डाइवर्सिटी है। तो अगर हम डाइवर्सिटी को क्रश करेंगे, क्रश करना मतलब क्या हुआ? जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को अगर क्रश किया जाएगा तो व्हाट विल हैपन? क्रश करने से तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, देन हो सकता है कि पीस भी पूरी तरह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो खत्म हो जाए, बट डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी उसके साथ साथ। जब हम डाइवर्स रिलीजियस ग्रुप को क्रश कर देंगे तो क्या वो डेमोक्रेसी वहाँ बचेगी? नहीं बचेगी। तो अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी को हमें भी बचाना होगा, उसको हमें प्रिजर्व करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, प्रमोट करना होगा। दैट इज़ द रीज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कभी भी डाइवर्सिटी को वीकनेस नहीं माना, बल्कि ये हमारी कंट्री का एक स्ट्रेंथ है, ये हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये हमारा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कभी नहीं चाहते थे कि डाइवर्सिटी को क्रश किया जाए। अगर डाइवर्सिटी को क्रश करना होता तो हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते, न कि फेडरलिज्म को अडॉप्ट करते। वी हैव अडॉप्टेड फेडरलिज्म ओनली टू प्रमोट दिस डाइवर्सिटी, क्योंकि हम डाइवर्सिटी को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। तो डाइवर्सिटी जो होता है वो कभी भी उसको नेगेटिव नहीं सोचना, उससे हमारा कल्चर बहुत रिच होता है। जिस कल्चर में सिंगल एलिमेंट है, एक ही कल्चर है, वो कल्चर कभी भी उसमें रिचनेस नहीं आती है। जब हमारे कल्चर में बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ रह रहे होते हैं, कल्चर का एक्सचेंज होता है, मिंगलिंग होता है, दिस एक्चुअली एनरिचेस आवर कल्चर। तो ये एनरिचमेंट कहाँ से आ रहा है? दिस एनरिचमेंट इज कमिंग फ्रॉम द डाइवर्सिटी। तो इसलिए डाइवर्सिटी इज नेवर अ वीकनेस,
It's our strength, and our constitution makers were very much agreed with this fact that the diversity, it adds to our strength. And that is the reason so many provisions were done in the constitution in order to protect the diversity, in order to promote the diversity. And इसी तरह का one of such provision is this right, cultural and educational rights. Cultural and educational rights में हम यही देखते हैं कि this right is for the minorities, because अब यहाँ पर जिस माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है, माइनॉरिटीज़ हमेशा जो कि नंबर में कम होते हैं और मेजॉरिटी जो नंबर में ज़्यादा होते हैं। तो जिस ऑलमोस्ट आज के समय में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत कम सोसाइटी, मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं रह गई है कि एक ही धर्म को मानने वाले सारे लोग हैं, एक ही भाषा को बोलने वाले सारे लोग हैं। इट्स नॉट लाइक दैट. Today we see that this diversity is a very important feature, has become a very important feature of almost all the society, and with this diversity there arise the problem of majority and minority. Okay, now we see that if the constitution or the government is not there to safeguard the interest of the minorities, then what will happen? Then the minorities will be dominated by the majority. It happens, ये होगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता. अगर कोई सेफगार्ड नहीं है माइनॉरिटीज के लिए, तो माइनॉरिटीज विल बी डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी. इसमें रोक हम नहीं लगा सकते. ये चीजें नेचुरली होती हैं. ये नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ये करना ही गवर्नमेंट का काम है, ये करना ही कॉन्स्टिट्यूशन का काम है. एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड देयर जॉब ब्यूटिफुली बाय एडिंग दिस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इन आवर लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. क्या किया? ये क्या है? ये जो है, ये माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को, कल्चरल और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है. अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि माइनॉरिटीज का मतलब कौन से माइनॉरिटीज? यहाँ पर हम तीन बेसिस पे माइनॉरिटीज को देखेंगे. एक है रिलीजियस माइनॉरिटी, देन कल्चरल माइनॉरिटी, and then linguistic. ओके, तो ये तीन जो है, तीन बेसिस पे. रिलीजियस माइनॉरिटीज क्या हुई? जो रिलीजन, जिस रिलीजन को मानने वाले लोगों का नंबर कम है, दे विल बी कंसिडर्ड एज रिलीजियस माइनॉरिटीज. जैसे हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो 85% जो है वो हिंदू हैं, तो दे आर मेजॉरिटी. और 14% जैसे मुस्लिम्स हैं तो दे आर इन माइनॉरिटी, और बाकी क्रिश्चियंस हैं वो भी माइनॉरिटी में हैं, तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी हुए. देन कल्चरल माइनॉरिटी कौन हुए? जिनका कल्चर जो है वो उस कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों का नंबर कम है, उसको हम कल्चरल माइनॉरिटीज कहेंगे. इसी तरह से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन हुई? लैंग्वेज के बेसिस पर. जब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों का नंबर कम होता है तो उसको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहते हैं. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये हमें फंडामेंटल राइट देता है, माइनॉरिटीज का ये राइट है स्पेशली ओनली फॉर माइनॉरिटीज, कि वो अपने कल्चर को बचा के रख सकते हैं. बिकॉज ये जो डर है ना, ये हमेशा माइनॉरिटीज के, इट इज ऑलवेज देयर इन द माइंड ऑफ माइनॉरिटीज कि हमारे कल्चर पे अटैक होगा. जो मेजॉरिटी वाले हैं वो हमारे कल्चर को बदलना चाहते हैं, हमारे कल्चर पे अटैक करना चाहते हैं. ये हो चाहे नहीं हो, दैट इज अनदर मैटर, बट दिस फियर इज ऑलवेज देयर इन द माइंड ऑफ माइनॉरिटीज. तो ये माइनॉरिटीज को ये राइट जो है वो एक सेफगार्ड है कि वो अपने कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं. वो उनको मेजॉरिटी जो है वो फोर्स नहीं करेगी उनको अपने कल्चर को चेंज करने के लिए.
ठीक है। तो इसमें ये तीनों माइनॉरिटीज इंक्लूडेड है, रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है। अब ये जो माइनॉरिटीज हैं ये सपोज लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी है या रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी है, वो क्या होता है, वो हो सकता है जैसे एक कंट्री के अंदर इस तरह की जो माइनॉरिटीज है वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही कंसंट्रेटेड हो सकते हैं। एक ही रीज़न है जहाँ पर कि ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं, या एक ही रीज़न है जहाँ पर कि वो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी कंट्री में स्कैटर्ड एज अ होल अगर हम देखें उनके नंबर को तो पता चलेगा कि हाँ वो माइनॉरिटीज़ में है, लेकिन वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है बल्कि दे आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड द कंट्री। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब दोनों कंडीशन हो सकती है, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड हो या पूरे कंट्री में स्कैटर्ड हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि दे आर आउट नंबर्ड बाय सम अदर सोशल सेक्शन। आउट नंबर्ड मतलब उनका नंबर जो है वो हमेशा कम होगा दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। ठीक है, तो इस तरह की जो कम्युनिटीज़ है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनका अपना कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये राइट देता है कि वो अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी विल कंटिन्यू विथ दिस इन द नेक्स्ट क्लास।